नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका बिहार दरोगा का नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से। तो यह हमारा क्वेश्चन बैंक है। देखिए, अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो 2008 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो प्री हो मेंस हो, जितना भी आपका शिफ्ट हुआ है, सभी इसमें आपका डिस्कशन के साथ दिया गया है। बहुत ही अच्छा इसका डिस्कशन है। अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं, अच्छे से सभी पॉइंट को याद करते हैं, तो आपका तैयारी जो है 50% इस किताब से हो जाएगा। क्योंकि आप मार्केट में बहुत सारा किताब देखे होंगे, लेकिन ऐसा किताब जो है मतलब बहुत ही बेहतर है सभी स्टूडेंटों के लिए जो कि बिहार दरोगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज जो है वो पूरा वीडियो आपको डिस्कशन के साथ प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे और ये हमारा सेट नंबर 4 है। पहला हमारा प्रश्न है कि सुनहरा चावल जो है किस रोग के बचाव में सहायक होता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीरोपथैलेमिया जो है यहाँ पे इसका ही सही इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब इसको समझते हैं। देखिए, गोल्डन चावल जो है आपका ओरिजा सेटिवा यानी चावल का वैज्ञानिक नाम चावल का एक किस्म है। सुनहरे चावल का प्रयोग जो है वहाँ करना अधिक लाभप्रद है जहाँ विटामिन ए की जो है कमी पाई जाती है। गोल्डन चावल की खबर 2000 ईस्वी में जो है साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पॉलिश किया हुआ चावल में थायमिन की कमी जो है होती है। आगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत का संरक्षण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 ईस्वी में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों के प्रभाव को रोकना है। ओजोन परत में छिद्र होने का सर्वप्रथम पता जो है आपका जोसेफ फॉरमैन द्वारा 1985 यानी अंटार्कटिका क्षेत्र में चला था। ओजोन परत समताप मंडल का निचली परत है। ओजोन परत जो है पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जो है जीवन संभव है। ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं, ये पॉइंट को भी याद रखेंगे। ओजोन की जो मात्रा है मापने की जो सुविधाजनक इकाई का नाम है डॉप्सन के सम्मान में डॉप्सन इकाई रखा गया है। ओजोन परत को सीएफसी गैस मुख्यतः जो है क्षति पहुंचाता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरण के हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। देखिए, वन्य जीव संरक्षण वर्ष 2002 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर इसमें क्या है संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व को जोड़ा गया। इनके द्वारा समुदायों के अधिकारों में कमी किए बिना वन्य जीवों की संरक्षण जो है सुनिश्चित किया जाता है। कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क है जो गुजरात के जामनगर में स्थित भारत का प्रथम जो है समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, बोला है कि टाइफाइड यानी मियादी बुखार जो है फैलता है। तो ये जो आपका फैलता है दूषित पानी व खाद्य पदार्थ से। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, टाइफाइड के बारे में बात करते हैं तो यह जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी है। इसका जो अन्य नाम है आंत ज्वर, मियादी बुखार, आंत का बुखार होता है। खोजकर्ता की बात करते हैं तो डॉक्टर डेनियल ई सालमन जो कि 1885 में। प्रभावित अंग जो है आंत इसमें दिक्कत करता है, यानी आंत में होता है ये सब बीमारी। और टीका जो है आपका टैब वैक्सीन, ये आपका वैक्सीन लगता है। लक्षण की बात करते हैं तो तेज बुखार, सिर दर्द, ये सब होने लगता है। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ जो है कौन सी है। तो ये आपके हो जाएंगे ए और बी, यानी रेहू हो जाएगा और कतला हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिए, संघ का डेटा के अंतर्गत जो है मछलियां आती हैं जो लवणीय और मृदु जल में पाई जाती हैं। ये सभी जो है अनियतापी या असमतापी जंतु होते हैं। इस वर्ग के जीव में श्वसन क्लोम द्वारा होता है। जो श्वसन होता है क्लोम के द्वारा होता है। यह जल में अंडे देने वाली वर्टिब्रेट है। मत्स्य वर्ग में शार्क, टारपीडो, भेटकी, हिप्पोकैम्पस और एनाबास, मांगूर, सिंगी, ये सब इत्यादि जो है आता है। वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में ये सब आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा संस्थान भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है आपका देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है हैदराबाद में है, माफ़ कीजिएगा, हाँ ठीक है, ये भी आपका देहरादून में है। जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है धनबाद में है। भारतीय मौसम वेधशाला जो है ये आपका पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये आपको गांधीनगर में देखने को मिलता है। भारतीय खगोल संस्थान जो है बेंगलुरु में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये आपका चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भाभा अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको ट्राम्बे में देखने को मिलता है, ट्राम्बे में। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी जो है भारत में है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉमेट। कॉमेट जो है आपको भारत में देखने को मिलता है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए कॉमेट पर्वत का जो ऊंचाई है 7,756 मीटर है। अब इसके थोड़ा सा अवस्थिति भी देख लेते हैं। जैसे नमचा बरबा की बात करते हैं चीन, जो कि 7,756। मकालू जो है हमारा नेपाल चीन हो जाएगा 8,481 मीटर। अन्नपूर्णा की बात करते हैं तो नेपाल 8,078 मीटर हो जाएगा। और तिरिच मीर जो है आपका पाकिस्तान हो जाएगा 7228 मीटर। नंदा देवी जो है आपका भारत हो जाएगा 7817 मीटर। नंगा पर्वत जो है भारत हो जाएगा 8126 मीटर हो जाएगा। आगे है कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जो है जिस संदर्भ में किया गया था वह कौन सा है। तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण हो जाएगा, आंसर हमारा 7th का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ देशों का सम्मेलन जो है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित है। भारतवर्ष का न्यूनामती तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य में, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए डिगबोई तेल शोधक कारखाना की बात करते हैं, असम 1901 में स्थापित किया गया था। भारत में 23 तेल शोधक कारखाना है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है जामनगर, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। जामनगर जो है रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रियल द्वारा जो है संचालित किया जाता है। न्यूनामती तेल शोधक कारखाना की जो स्थापना है 1 जनवरी 1962 ईस्वी को किया गया था। सर्वप्रथम आधुनिक तरह से तेल के लिए खुदाई 1859 ईस्वी में यूएसए में किया गया था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा जो है लिखा था। तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा 9th का जो है आपका बी हो जाएगा, अकबर के कहने पर हुमायूं नामा जो है लिखा गया है। समझते हैं। देखिए गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूं नामा पुस्तक जो है लिखा था। हुमायूं नामा जो है दोस्तों मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में हुमायूं की उदार प्रवृत्ति की प्रशंसा किया है। तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा जो कि फारसी भाषा में है, जहांगीर की है जो कि फारसी भाषा में है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ। वह पितृवंश की ओर से तैमूर का वंशज एवं मातृ वंश की ओर से जो है चंगेज खां का वंशज था। पॉइंट को आप अच्छे से नोट करते चलेंगे। आगे हमारा क्या पॉइंट है, बोला है कि बाबर 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था। भारत पर आक्रमण करने से पहले जो है बाबर ने काबुल, बुखारा जो कि बुखारा, खुरासान और समरकंद पर विजय प्राप्त किया था। बाबर ने 1507 ईस्वी में काबुल जीतने के बाद जो है बादशाह की उपाधि जो है धारण की थी। पानीपत की प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर जो है इसमें विजयी रहा और इब्राहिम लोदी जो है इसमें मारा गया था। खानवा का युद्ध देखिए 17 मार्च 1527 ईस्वी को यह युद्ध जो है बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में हुआ था। युद्ध जो है जीतने के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि जो है ग्रहण की और जिहाद का नारा यानी धर्म युद्ध यहाँ पे किया था। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी, यह युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, जिसमें मेदिनी राय जो है इसमें मारा गया था। घाघरा युद्ध देखेंगे, देखिए 6 मई 1529 ईस्वी को इस युद्ध में
बाबर ने घाघरा के तट यानी बिहार पर अफगानों को पराजित किया। यह बाबर द्वारा जो है लड़ी गई अंतिम लड़ाई था। ठीक है। अकबर की बात करते हैं 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में क्या है कि अकबर जो है इसमें विजयी हुआ था। पॉइंट को नोट कीजिएगा। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में क्या है कि अकबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो है मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का जो सेनापति था मान सिंह था। देखिए महाराणा प्रताप का जो सेनापति था दोस्तों हकीम खां सुर जो कि अफगान का था। ठीक है। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान जो है पुरोहित अकबर था। अकबर के दीवान राजा जो कि टोडरमल यानी खत्री जाति ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त जो है व्यवस्था लागू किया था। अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था वो आपका तानसेन था। अकबर की शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा थी। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा जो है मंगोलिया से लिया गया था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है यानी स्वर्ण काल जो है कहा जाता है। आगे पॉइंट है कि मुगलों की राजकीय भाषा जो है फारसी थी। जहांगीर की बात करते हैं तो 1605 से लेकर के 1627 तक इसका शासनकाल है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जो है जारी किया था। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में ही पहुंचा था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल जो है कहा जाता है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ यानी वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख जो है उत्कीर्ण है। आगे देख लेते हैं। आगे कि जहांगीर का मकबरा का निर्माण जो है नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो है प्रथम अंग्रेज जो कि सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय आए हुए थे। ये सब भी पॉइंट आपको याद रखेंगे। हुमायूं का भी दिया गया है जैसे 1530 से लेकर के 1556। देखिए चौसा का जो युद्ध हुआ था 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में क्या है कि शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद जो है शेर खां ने शेरशाह की पदवी जो है ग्रहण कर लिया था। बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 5 प्रमुख युद्ध थे जैसे से इसमें दिया गया। कलिंजा जो है 1531, देवरा का जो युद्ध है 1532, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम यानी कन्नौज आपका 1540 हो जाएगा। सरहिंद का आपका 1555 हो जाएगा। औरंगजेब भी देखेंगे 1658 से 1707 के बीच में इसका कार्यकाल है। देखिए जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि जो है 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुआ था। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण जो है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दिया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः जो है लागू किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि बिहार दरोगा के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। करीबन उसमें 230 स्टूडेंट जो है ज्वाइन हो चुके हैं। तो अगर आपको बिहार दरोगा टारगेट बैच में ज्वाइन होना है, उसमें डेली बेस पे PDF दिया जाता है सेट लगाने के लिए। तो ये है व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर व्हाट्सअप कीजिए बिहार दरोगा लिख करके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको बिहार दरोगा के टारगेट बैच में ज्वाइन होना है। बोला कि सीरी का जो किला का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो ये करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और हजार खंबा महल का निर्माण भी करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किला का निर्माण जो है करवाया था। 1303 ईस्वी में मुख्य सेना
यानी मुख्य सेना जो है चित्तौड़ अभियान में गए थे। इस समय जो है मंगोल आक्रमण हुआ, जिससे जो है सुरक्षा के लिए सीरी के किला को और मजबूत जो है किया गया था। खिलजी वंश की बात करेंगे, 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक है। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया। इसने जो है किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या है 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि कड़ामानीपुर प्रयाग में कर दिया था। और घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया है। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ा करके उपज का जो 1/2 भाग जो है कर दिया था अलाउद्दीन ने। इसने खुम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा जो है 1/4 भाग के स्थान पर क्या है कि 3/4 भाग यहाँ पे कर दिया था। आगे पॉइंट को देखेंगे। देखिए, इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। ठीक है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब यानी सेंसर एवं नाजिर नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण जो है भूमिका थी। बात करेंगे इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236। देखिए, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान यानी कजाकिस्तान का एक शहर का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय जो है वह बदायूं का गवर्नर भी था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे, जैसे कुतुब मीनार के निर्माण की पूर्ण करवाना इसे काम था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया। चांदी का टका एवं तांबा का जीतल। एकता प्रणाली जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्क यानी तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी इल्तुतमिश ने ही किया था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388। देखिए, फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक जो है ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ था। पुनः फिरोज का जो राज्याभिषेक है दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ था। खलीफा द्वारा इसे जो है कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि जो है दिया गया था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो है जिसका राज्याभिषेक जो है 2 बार हुआ था। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो है फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश सिर्फ दिया था। फिरोज तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर, जिसका नाम जो है हक ए सर्व कर दिया गया था, भी चलाया था, जो कि उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का जो है निर्माण भी करवाया था। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना किया। इनमें से हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली और फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर ये सब प्रमुख हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की जो संख्या है करीबन 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में ही था। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नया विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत जो है बना दिया था। आगे देखेंगे, आगे पॉइंट क्या है आगे कि इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के जो है भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं बिख कहा जाता था। शेर शाह सूरी, देखिए शेर खां भी इसको कहते हैं, 1540 से लेकर के 45 तक इसका कार्यकाल है। देखिए, शेर शाह का जन्म जो है 1472 ईस्वी में डॉक्टर कानूनगो के अनुसार 1486 में हुआ था। उसके बचपन का नाम जो है फरीद था। 1497 ईस्वी में 1500
और 1497 ईस्वी से लेकर के 1518 ईस्वी तक निरंतर 21 वर्ष तक फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल की और शासन का अनुभव जो है प्राप्त किया। आगे है कि शेर खान ने हजरत ए आला की उपाधि ग्रहण की और दक्षिण बिहार का वास्तविक जो है शासक बना। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं तो शेर शाह जो है स्वयं शासन का प्रधान था। उसके अंतर्गत जो है निम्न विभाग थे, जिसमें से आपका यहाँ पे दीवाने वजारत की बात करते हैं तो वित्त विभाग अध्यक्ष वजीर था। दीवाने आरिज सैन्य विभाग मुख्य अधिकारी आरिजे मुमालिक। दीवाने रसालत की बात करते हैं विदेश मंत्री की भांति कार्य करना। दीवाने इंसा सुल्तान के आदेशों को लिखना, जिसे प्रधान की बात करते हैं तो दबीर मुमालिक हो जाएगा। और दीवाने कजा सुल्तान के बाद मुख्य न्यायाधीश। दीवाने बरिद की बात करते हैं तो गुप्तचर विभाग यहाँ पे हो जाएगा। आगे कि अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदय सिंह। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए 1567 से लेकर के 68 ईस्वी में फतेह सिंह और जयमल सिंह शहीद हो गया था। अकबर चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में हत्या जो है करवाया। हल्दी घाटी का जो युद्ध है दोस्तों 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर की बात करते हैं तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। अकबर का जन्म जो है आपका 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। उसकी माता का जो नाम है दोस्तों हमीदा बानो बेगम था। वह 3 वर्ष तक जो है अस्करी के संरक्षण में था। अकबर की हुमायूं से भेंट पुनः जो है उस समय हुई जब हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त किया। आगे देखेंगे इस समय क्या है कि उसका नाम जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। अकबर ने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में जो है कार्य किया था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे, जैसे 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में क्या है कि तीर्थ यात्रा करके समाप्ति। 1564 में क्या है कि जजिया करके समाप्ति। 1582 में क्या है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। और 1583 में क्या है कि इलाही संवत की शुरुआत भी इसी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं कि अकबर ने 1574 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन किया। यह व्यवस्था जो है सैन्य व्यवस्था का आधार था। प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब यानी पद प्रदान किया गया। इस व्यवस्था का मुख्य आधार जो है दशमलव प्रणाली था। मीर बख्शी मनसबदारों की सूची रखता था। बाद में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को आरंभ भी किया था। आगे प्रश्न हमारा है कि शेर शाह का मकबरा जो है स्थित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सासाराम में। देखिए शेर शाह का मकबरा जो है अष्टभुजाकार है, जो कि तालाब के बीच स्थित है। रोहतासगढ़ का किला जो है शेर शाह से संबंध है। पटना शहर की स्थापना जो है 1541 में शेर शाह ने किया था। शेर शाह डाक प्रबंधन मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। शेर शाह की जो मृत्यु है दोस्तों 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर में हुआ था। शेर शाह का जो कार्यकाल है 1540 से लेकर के 45 तक है। सूर साम्राज्य का संस्थापक जो है अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे के दाम जो है चलवाया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की जो शुरुआत है शेर शाह ने ही किया है। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन जो है शेर शाह के द्वारा ही किया गया था। मलिक मोहम्मद जैसी जो है शेर शाह के समकालीन थे, ये पॉइंट याद रखेंगे। देखिए शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर जो है शाहजहानाबाद की नींव जो है डाली है। बात करेंगे कालिंजर दुर्ग। देखिए कालिंजर दुर्ग जो है भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है। आगे है कथा सरित सागर के लेखक कौन है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है आपका हो जाएगा सोमदेव।
देखिए सोमदेव जो है गुप्तकालीन लेखक थे। वृहत कथा मंजरी पुस्तक के लेखक जो है क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र भी गुप्तकालीन लेखक थे। विशाख दत्त गुप्तकालीन लेखक थे, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम जो है पुस्तक लिखा है। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? आंसर हमारा यहाँ पे आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। समझते हैं। देखिए आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की रचना किया। आर्यभट्ट ने बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्र में योगदान भी किया। पाई का मान जो है वर्गमूल निकालने की विधि जो है इन्होंने ही बताया था। ब्राह्मण गुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। भास्कर प्रथम की बात करते हैं। भास्कर प्रथम भारत के 7वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे। संभवतः उन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंद दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया। वरामिहिर ने वृहत्संहिता और लघु जातक जो है पुस्तक लिखा है। आगे है निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? देखिए 23वें की बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ। अब समझते हैं। देखिए प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह दिया गया जो कि आपको याद रखना जरूरी है। देखिए बात करेंगे हम। आगे है ऋषभदेव। देखिए पहला हमारा प्रथम जो कि सांड हो जाएगा प्रतीक। अजितनाथ द्वितीय जो है हाथी। संभवनाथ द्वितीय की बात करते हैं घोड़ा। और सुपार्श्वनाथ की बात करते हैं स्वास्तिक हो जाएगा। शांतिनाथ जो है आपका हिरण हो जाएगा। और अरनाथ की बात करते हैं तो मीन हो जाएगा। नेमिनाथ जो है हमारा 21वें जो है आपके नीलकमल। अरिष्टनेमी 22वें हो जाएंगे शंख। पार्श्वनाथ जो है हमारे 23वें सर्प हो जाएगा। और महावीर जो है 24वें सिंह हो जाएगा। देखिए 2 जैन तीर्थकारों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नाम का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट जो है संबंधी माना जाता है। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में जो है स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इसको समझते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी शासन का बराबर जो है नहीं कर सकता है। स्वदेशी स्वशासन स्वभाषा शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज 1875 में मुंबई में यहाँ पे संस्थापक किया गया था। कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता जो है आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे हमारा है कि आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया। कुछ वर्ष जो है पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय जो है लाहौर में स्थापित किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो है मूल शंकर था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। आगे के दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इन्होंने वेदों को शाश्वत यानी अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैविक माना है। दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया। इसके अंतर्गत क्या है कि हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः वापसी के द्वार जो है खोल दिए गए। 1882 में दयानंद ने गोरक्षिणी सभा की स्थापना भी किया। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता जो है कहा है। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। इनके प्रयासों से 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का जन्म जो है हुआ है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ब्रह्म समाज की स्थापना का जो उद्देश्य था एकेश्वर की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध और पुरोहितवाद का विरोध, यानी अवतारणवाद का खंडन आदि ये सब आपका हो रहा है। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को
राजा की उपाधि जो है प्रदान किया था। स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के यानी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 11 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने अद्भुत भाषण दिया। 1857 में अमेरिकी प्रवास से वापस आने के बाद जो है स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय यहाँ पे खोला गया। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। इनका नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। चलिए आगे कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए सरोजिनी नायडू जो है 1925 ईस्वी के कांग्रेस कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, यानी अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आगे देखेंगे, बोला कि एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता से पूर्व तीसरी महिला कांग्रेस की अध्यक्षता बनने वाली जो कि नलिनी सेन गुप्ता थी। नलिनी सेन गुप्ता ने 1933 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। प्रारंभ में इस संस्था का नाम जो है इंडियन नेशनल यूनियन था, जिससे 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ए.ओ. ह्यूम 1885 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव थे। ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है पूना में होना था, परंतु पूना में फ्लैग फैल जाने के कारण जो है बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की प्रथम बैठक में हुआ। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का पद जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी को मिला। इसमें लगभग जो है 100 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 72 लोगों को सदस्य के रूप में जो है मान्यता दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। विजयलक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत। अरुणा आसफ अली जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय नेता भी थी। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा क्या पॉइंट बोल रहा है, यह आपका बोला कि सभा स्थल पर अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना कोई सूचना या चेतावनी की भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें क्या है करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 यहाँ पे घायल हुए। हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र भी दे दिया। सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग जो कि 1919 का गठन यहाँ पे किया गया। कांग्रेस ने इसकी जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति के अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, C.R. दास, तैयब जी और A.R. जयकर इसमें शामिल है आदि थे। अब इसमें देखिए खिलाफत आंदोलन दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राष्ट्रों के साथ जो है युद्ध में शामिल था। 1918 में युद्ध समाप्ति के बाद तुर्की के खलीफा के साथ उचित व्यवहार न हो पाने के कारण जो है वह तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध जो है भारत में खिलाफत आंदोलन जो है शुरू हुआ था। गांधी जी ने खिलाफत को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा जो है अवसर माना है। आगे 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस जो है मनाया गया। सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन जो है किया गया। 24 नवंबर 1919 ईस्वी को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की जो अध्यक्षता है गांधी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्री मंडल जो है कितने प्रांतों में बना था? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका डिस्कशन हम देखेंगे। देखिए 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, उड़ीसा और मद्रास में बहुमत प्राप्त किया।
1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस बड़े दल होने के कारण क्या है कि पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी यहाँ पे सरकार बनाया गया था। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बना। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी जो कि फजलुल हक प्रधानमंत्री बना। मुस्लिम लीग का जो प्रदर्शन है आपका निराशाजनक रहा है। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी? आंसर हो जाएगा 1906, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में हुआ था। सलीमुल्लाह खां और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किया गया। मुस्लिम लीग मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था जो राष्ट्र विरोधी हो गया था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन और 1907 में क्या है कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। 30 दिसंबर 1906 को आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह खां को या फिर सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक जो है माना जाता है, जबकि आगा खां को मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो है चुना गया। लीग की स्थापना का उद्देश्य जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति जो है मुसलमानों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। लीग ने 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसकी पूर्ति जो है 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा जो है किया गया। 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना जो है आगा खां की अध्यक्षता में हुआ था। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का जो संविधान का निर्माण जो है हुआ है। बंगाल विभाजन जो है दोस्तों 1905 में हुआ है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए लॉर्ड कर्जन का गवर्नर जनरल काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। इनके विभिन्न प्रशासकीय कार्यों में जिस कार्य का सर्वाधिक विरोध हुआ वह आपका था बंगाल विभाजन। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय जो है 1905 ईस्वी में किया गया था। पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा और अच्छे से ध्यान देते हुए चलिएगा। देखिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का तथा बहिष्कार प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। बंगाल विभाजन के समय जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर था, याद रखेंगे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो है सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका जो है संजीवनी में दिया था। 1905 ईस्वी में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष की विधि के रूप में क्या है कि अपनाया गया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है सैयद हैदर राजा ने किया था। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। स्वदेशी आंदोलन के समय भारत की प्राचीन कला जो है परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे होना चाहिए को, और यहाँ पे अवनींद्र लिखा गया तो अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा जो है किया गया। बंगाल विभाजन मुख्यतः जो है बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को कमजोर करने के उद्देश्य से कर्जन करना चाहता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहिष्कार की नीति का विरोध किया था। वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम की यात्रा जो है दिल्ली दरबार के दौरान जो है बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा जो है किया गया। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो है 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है रास बिहारी घोष ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गया। यहाँ पे गरम दल का जो नेतृत्व है तिलक तिलक के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था। नेक्स्ट हमारा आगे प्रश्न है, बोला कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना है 1867 में आत्माराम पांडुरंग और M.G. रनाडे के द्वारा जो है किया गया था। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। ज्योतिबा फूले
ज्योतिबा राव फूले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, आप सभी को पता ही होगा। प्रार्थना समाज की अगर हम बात करते हैं तो आर्य यानी आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। जी.आर. भंडारकर इस समाज के अग्रणी जो है नेताओं में से थे। 1871 में रानडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। इन्हें अपनी प्रचंड मेघा शक्ति के कारण जो है महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। आगे है कि महादेव रानडे ने शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया, जिसे अखिल भारतीय स्वरूप जो है प्राप्त हुआ। 1867 ईस्वी में कर्वे के सहयोग से रानडे ने विधवा आश्रम संघ की स्थापना किया। पॉइंट को नोट करेंगे। 1884 में रानडे ने डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसी सोसाइटी को कालांतर में पूना जो कि फर्ग्यूसन कॉलेज नाम यहाँ पे दिया गया। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में तिलक, गोखले, आगरकर इसमें शामिल थे। ज्योतिबा फूले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने किया। सत्यशोधक समाज जो है पिछड़े वर्गों का उत्थान कार्यक्रम था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त किया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है 1856 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि गांधी जी की दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और वर्ष पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, अंग्रेजों ने नमक उत्पादन पर एकाधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आह्वान किया था। इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई थी और 6 अप्रैल को यह यात्रा जो है दांडी पहुंची। इसी दिन जो है 6:30 बजे यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़ा था। यही नहीं, इसी के बाद जो है देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी, जो 1934 ईस्वी तक चला था। दांडी मार्च के दौरान जो है महात्मा गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ जो है निकले थे। 386 किलोमीटर यानी 240 मील की यह यात्रा जो है पैदल ही तय किया गया था। आगे है 5 मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौता के द्वारा जो है इस आंदोलन को स्थगित किया गया था। दांडी मार्च के 91वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की ओर से अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान जो है किया गया, जो 12 मार्च 2021 से 75वां आज़ादी वर्ष 2022 तक यहाँ पे जारी रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू करने की बागडोर जो है गांधी जी के हाथ में सौंपी गई थी। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी। दांडी यात्रा जो है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है साबरमती आश्रम दांडी यानी नवसारी गुजरात तक 241 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया और देश भर में यह आंदोलन जो है शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से किया गया है। थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ कि वीडियो लंबा बनेगा और फास्ट पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ा सा स्लो मतलब कम बनेगा, ठीक है। तमिलनाडु से सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से जो कि वेदारण्य तक नमक यात्रा किया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में आंदोलन का जो नेतृत्व है खान अब्दुल गफ्फार खान यानी सीमांत गांधी के नाम से भी ये जाने जाते हैं और ये इन्हीं ने किया था। उनके नेतृत्व में क्या है कि खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन जो है चलाया गया। उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया है। मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा के नेतृत्व में जियांतरण आंदोलन जो है चलाया गया। बाद में गैडनेलियू ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या है कि रानी की उपाधि दिया था। 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल जो है भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और इमाम साहेब ने धरसाना यानी महाराष्ट्र के नमक कारखाने पर धावा बोला। पुलिस के अत्याचार को देख अमेरिकी पत्रकार जो है वेब मिलर ने कहा, मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार जो है कभी नहीं देखा था। इस आंदोलन के समय जो है बच्चों की वानर सेना व लड़कियों की मंजरी सेना का भी इसमें गठन किया गया था।
आगे हमारा है 23 नंबर। बोला कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार जो है 17% प्रति वर्ग जो है किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का यहाँ पे 1106 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि 46% किलोमीटर है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 382 व्यक्ति रहते हैं। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना जो है 1881 लॉर्ड डफरिन के काल में हो रहा है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व जो है जनसंख्या सांद्रण के महत्वपूर्ण सूचकांक में एक है। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जो है जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बराबर क्या है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। देखिए वर्ष 1921 में जनसंख्या को महान विभाजन की संज्ञा जो है दिया गया है। भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं 4 इसमें दिया गया है। चारों का हम देख लेते हैं, जिसमें से हमारा यहाँ पे देखिए आपका शिवहर हो जाएगा, बिहार का 1106 हो जाएगा। शिवहर, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ये सब याद रखेंगे। और न्यूनतम में हमारा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, ठीक है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिल्ली पहले आएगा, चंडीगढ़, पुडुचेरी और दमन और दीव हो जाएगा। न्यूनतम की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नोट में क्या है कि भारत का जनसंख्या घनत्व जो है जनगणना 2011 के आधार पर 17.5% की 10 की वृद्धि के साथ जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नोट, भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व जो है नहीं हुआ। लगभग 20% भाग इसमें जो है छूट गया था। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो है किसके द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा सदस्य देश, ऑप्शन नंबर डी। देखिए IMF के सदस्य देशों को अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार भी दिया गया है। IMF की जो स्थापना है 27 दिसंबर 1945 में किया गया है। IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। IMF सदस्य देशों के बीच जो है भुगतान संतुलन में सहयोग देता है। राष्ट्रमंडल की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 में किया गया है और राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है लंदन में है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य जो है बनाया गया था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की जो संख्या है 56, यानी 56वां जो है हमारा टोगो और 55वां जो है हमारा गेबॉन है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग जो है राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों का यहाँ पे सम्मेलन है, याद रखेंगे। वर्तमान में इसके महासचिव जो है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं UNA का, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की जो संख्या है 193 और जो 193वां जो देश है वह हमारा दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अस्थायी में से आपका यहाँ पे 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए यहाँ पे किया जाता है। आगे हमारा प्रश्न है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक जो है कहलाता है क्या, तो ये आपका स्टैगफ्लेशन कहलाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए बाजार में तरलता को कम करना चाहिए। मंदी को दूर करने के लिए क्रय शक्ति को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के बारे में, जैसे मुद्रा मूल्य में होने वाली परिवर्तनों के मुख्य 4 रूप हैं, जिसमें मुद्रास्फीति और स्फीति अथवा मुद्रा संकुचन हो जाएगा,
मुद्रास्फीति हो जाएगा, मुद्रा अपस्फीति हो जाएगा। एक एक बार एक भी डिस्कशन है। जैसे मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य जो है गिरता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है, जिससे वस्तुएं जो है महंगी हो जाती हैं। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋण को लाभ होता है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो है मापी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित जो है किया जा सकता है। किन्स के अनुसार क्या है कि वास्तविक मुद्रास्फीति जो है पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है, जो परिणात्मक जो है होता है। मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अस्फीति, यह मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है। इसमें मुद्रा का मूल्य जो है बढ़ता है और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है जो है घटता है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार क्या है कि मुद्रा संकुचन के दो प्रमुख लक्षण होते हैं। उत्पादन में वृद्धि मुद्रा की मात्रा से अधिक होता है, मूल्यों में गिरावट जो है आती रहती है। मुद्रा अस्फीति अर्थव्यवस्था में अधिक क्रियाओं को समाप्त करके बेरोजगारी बढ़ाती है, जिससे जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था निष्क्रिय एवं निर्जीव होकर मंदी के दौर में फंस जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि मुद्रास्फीति इसमें बोला गया है। देखिए मुद्रास्फीति में आपका यहाँ पे है कि वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। संस्फीति प्रायः अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नोट क्या है कि नोट जो है मुद्रास्फीति और संस्फीति की प्रकृति लगभग एक सी होती है। दोनों में ही मुद्रा की मात्रा जो है बढ़ता है तथा कीमतों में वृद्धि होती है, परंतु दोनों में कुछ महत्व अंतर होता है। देखिए संस्फीति जानबूझकर नियंत्रणात्मक रूप में बिगड़ी हुई स्फीति को सुधारने के लिए अपनाई जाती है, जबकि मुद्रास्फीति जो है प्रायः अनियंत्रित एवं परिस्थितिकीय जन्य जो है होता है। मुद्रा अपस्फीति जो है, मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वे सब क्रियाएं जैसे नीतियां व उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किया जाता है। आगे हमारा प्रश्न है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, तो CRR कम कर दी जाए। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं। देखिए बैंक दर वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध करता है। वर्तमान बैंक दर जो है 6.5% यहाँ पे कमर्शियल बैंक RBI से 1 वर्ष तक के लिए जो ऋण लेती है उस पर ब्याज। देखिए दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज पर दर कमर्शियल बैंक RBI से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। आगे है कि बैंक दर कम करने से बाजार में जो है तरलता जो है बढ़ जाता है, तरलता जो है बढ़ जाता है। रेपो दर की बात करते हैं। रेपो दर बराबर वर्तमान में 6.25%। ठीक है, आगे देखते हैं MSF, ये सब भी आप देखिएगा। रिवर्स रेपो दर हम देखते हैं। जैसे अल्पकालीन अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है रिवर्स रेपो दर कहलाती है। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा जो है बढ़ी ब्याज दरों पर कमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए जो है नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। रिवर्स रेपो दर बराबर क्या है, वर्तमान में 3.35%। नगद आरक्षित अनुपात। देखिए किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। इसकी दर जो है जितनी ऊंची होती है बैंकों की साख सृजन जो है क्षमता उतनी ही कम होता है। वर्तमान में आपका 4.5 है। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और कमी का जो प्रभाव है बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। वैधानिक तरलता अनुपात। देखिए किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जो नगद स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है
वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना जो है करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा जो है ऐसी व्यवस्था की गई है। SLR वर्तमान की बात करते हैं तो 18%। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि और कमी का प्रभाव जो है बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। आगे हमारा प्रश्न है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है। तो कौन इसमें महारत्न नहीं है, तो BSNL जो है इसमें महारत्न नहीं है। पढ़ते हैं, देखिए भारत में सर्वप्रथम 1997 ईस्वी में केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया। 1997 में दर्जा मूलतः 9 कंपनियों को दिया गया था। 2009 में क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महारत्न का दर्जा जो है सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को देने का यहाँ पे निर्णय लिया गया। भारत में लोक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न दर्जा जो है दिया गया। महारत्न की बात करते हैं, देखिए महारत्न योजना का उद्देश्य जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व में बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थन बनाता है। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनियों को दिशा निर्देश यहाँ पे दिया जाता है, जैसे उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, वह भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो तथा वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति हो। पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना जो है कारोबार करीबन 25,000 करोड़ से ज़्यादा हो। उसके बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान जो है उसकी औसत सालाना शुद्ध संपत्ति जो है 15,000 करोड़ से ज़्यादा हो। कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना शुद्ध लाभ जो है 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो। महारत्न कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी के अपनी परियोजना के कुल मूल्य के 15% तक निवेश यहाँ पे करने के लिए मुक्त होगी, परंतु यह निवेश जो है 5,000 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न का यहाँ पे दर्जा जो है प्राप्त है। भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड निर्देशक की बात करते हैं, निदेशक नलिन सिंघल, मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1956 का गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार विजेता 2022। कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब ये सब आपका यहाँ पे गिना रहा है कितना क्या है। ऑयल यहाँ पे ONGC ऐसे पढ़िए, ONGC, सेल, BPCL हो जाएगा, उसके बाद गेल हो जाएगा और यहाँ पे HPCL हो जाएगा, पावर ग्रिड हो जाएगा, PFC हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 11वीं महारत्न कंपनी इसमें दिया गया है, ठीक है, और REC इसमें दिया गया है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे। इसका कुछ स्थापना दिया जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो है आपका यहाँ पे 1954, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आपका 1988, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है 1965, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है आपका हो जाएगा 1940, महानगर टेलीफोन कंपनी लिमिटेड आपका 1986 हो जाएगा, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है आपका यहाँ पे नालको 1981, यहाँ पे NBCC आपका 1960, उसके बाद NMDC जो है 1958, NLC जो है 1900 आपका यहाँ पे 56 हो जाएगा, OIL का आपका यहाँ पे 1960 हो जाएगा, RINL का आपका यहाँ पे 1982 और C यानी SCI का आपका 1961 हो जाएगा। चलिए आगे है कि बोल रहा है कि निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत कौन सा है। तो प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं, भारत में गरीबी यानी गरीबी का कोई सर्वमान्य मापदंड अब तक विकसित नहीं हो पाया है। योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो है 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त करता है और गरीब है, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011 से 12 में शहरी क्षेत्र में करीबन 33.33 और ग्रामीण क्षेत्र में 27.20 से कम आय जो है अर्जन करने वाले को गरीब माना है। गरीबी निर्धनता देखते हैं। देखिए गरीबी निर्धनता से अभिप्राय है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं जो है शामिल होती हैं। देखिए गरीबी मूलतः वंचना से संबंधित है। यह समाज का एक बड़ा हिस्सा यानी वंचना निर्धनता से पीड़ित है तथा जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक समृद्धि जो है अर्थहीन हो जाती है। आगे हमारा प्रश्न क्या है, भारतीय नियोजन के
वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया है। के.सी. नियोगी की अध्यक्षता वाले सलाहकारी बोर्ड के सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना किया गया। 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई के प्रस्ताव पर योजना आयोग की स्थापना जो है किया गया। सर्वप्रथम रूस में 1928 में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम जो है पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधित क्या है प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 में विश्व सवेरैया की पुस्तक जो है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया गया था। 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लांट प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी इसमें, ठीक है। 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष क्या है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी जो है योजना बनाया था। 1945 में श्री M.N. रॉय ने जन योजना यहाँ पे बनाया था, यह पॉइंट को याद रखेंगे। आगे हमारा है कि 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना जो है प्रकाशित किया, ये भी आप नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो आंसर हमारा जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए RBI जनता का बैंक नहीं है, याद रखेंगे सभी लोग। आगे है कि RBI व्यावसायिक बैंकों का बैंक है, ठीक है। RBI भारत सरकार का भी बैंक है। RBI भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत जो है किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया। प्रथम भारतीय गवर्नर एवं देश के स्वतंत्रता के समय गवर्नर सर C.D. देशमुख जो है 1943 से 49 से थे, मतलब इसका कार्यकाल हो जाएगा। वर्तमान में शशिकांत दास इसके गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है तथा स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीली क्रांति। क्या हो जाएगा? पीली क्रांति। देखिए दाल को यहाँ पे बोला गया, दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है, सही है। नवंबर 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय किसान आंदोलन का गठन जो है MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। उपरोक्त प्रश्न की संपूर्ण व्याख्या जो है आपका 26/8 यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं। चलिए 32 देखते हैं कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है? तो यहाँ पे केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में 30 प्रति हजार है। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर जो है आपका केरल राज्य का ही है। तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात करीबन 1084, 1000 केरल राज्य में यहाँ पे दिया गया है। बिहार में 26.2, उत्तर प्रदेश में 25.6, मध्य प्रदेश में 24.6, राजस्थान में आपका 24.0। देखिए उच्चतम दर वाले राज्य यहाँ पे दिया गया है। न्यूनतम की बात करते हैं तो गोवा 12.4, नागालैंड 12.9, त्रिपुरा 13.0, केरल आपका 13.3 हो जाएगा। और संघीय क्षेत्रों में जन्म दर जो है आपका उच्चतम दादर नगर हवेली 22.9, न्यूनतम अंडमान निकोबार 11.2, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर जो है आपका 20 हो जाएगा। और मृत्यु दर की बात करते हैं, उच्चतम मृत्यु दर वाले राज्य से छत्तीसगढ़ का 8 हो जाएगा, उड़ीसा का 7.3, केरल का 6.9, हिमाचल प्रदेश का 6.9। न्यूनतम मृत्यु दर वाले राज्य नागालैंड का 3.5, मिजोरम का 4.1, मणिपुर का 4.5 हो जाएगा और सिक्किम का आपका 4.5 हो जाएगा। संघीय क्षेत्रों में मृत्यु दर आपका उच्चतम पुडुचेरी 6.9, न्यूनतम दिल्ली आपका 3.3, राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु जो है 6.2 हो जाएगा। उच्चतम यहाँ पे शिशु मृत्यु दर है, उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य से मध्य प्रदेश का 48, उत्तर प्रदेश का 43, असम का 41, छत्तीसगढ़ का 41 हो जाएगा। अब आएंगे हम 33 नंबर पे। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर हमारा यहाँ पे जेनेवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए WTO विश्व व्यापार सर्वोच्च संस्था है। विश्व कृषि एवं खाद्य संस्करण का मुख्यालय रोम है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड है। ये सब हमारा यहाँ पे रीजनिंग दिया गया है, छोड़ देते हैं इसको हम। बोला कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका जो है समावेशन किया गया? तो भाग 4 के का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ से अपनाया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। आरंभ में 10 मौलिक कर्तव्य का ही प्रावधान किया गया था। 86वां के द्वारा क्या है कि 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को यहाँ पे जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावकों यानी माता पिता द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा जो है प्रदान करना है। आगे देखेंगे कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन जो है किस विचारक का है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेगल का है। ठीक है। देखिए हेगल जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट के रहने वाले थे। हेगल की प्रसिद्ध रचना जो है न्याय का सिद्धांत था। अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अरस्तु प्लूटो के शिष्य और सिकंदर महान के गुरु थे। प्लेटो जो थे दोस्तों यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनके गुरु सुकरात थे। रिपब्लिक प्लेटो द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। सुकरात ने कहा था एक ईमानदार आदमी जो है हमेशा एक बच्चा होता है। अब देखिए इस पर एक्सप्रेशन जो है, ये जो डिस्कशन जो है बहुत कम दिया गया है। आगे अब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था तो 13 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के दर्शन एवं आत्मा कहलाता है। संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द हम भारत के लोग डैश भारतीय नागरिकों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द यहाँ पे जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। आगे है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां जो है नियुक्त किया गया था। आगे है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा जो है किस वर्ष किया गया था? तो 1929 में किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा का जो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा यहाँ पे किया गया है। और थोड़ा सा और जान लेते हैं, जैसे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। यह सब तो आपको पता ही होगा। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29 याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन को चुन करके बताना है गलत कौन सा है। तो राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि सत्य कथन इसमें चुन करके बताना है। तो वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है, इसका उत्तर जो है हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। अब हम इसका थोड़ा सा जीके जो है फास्ट आंसर करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा 1 घंटा से ऊपर वीडियो हो चुका है हमारा। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की जो है आवश्यकता होती है? 25 हो जाएगा। देखिए आप लोग बोलते हैं कि सर 2 घंटा बने चाहे 3 घंटा बने, आप वीडियो बनाइए। हम तो वीडियो बना देंगे, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं। क्योंकि देखिए आप ही बताइए कि 2 घंटा 3 घंटा वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है। गर्मी का भी समय देख रहे हैं, बिना पंखा उंखा चलाए वीडियो बनाना होता है। तो आप सभी लोग समझते नहीं हैं, बस आप ये बोलते हैं कि सर 2 घंटा बना दीजिए, 3 घंटा बना दीजिए।
आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। देखिए आप सपोर्ट बनाएंगे तभी आपके लिए हम प्रयास करेंगे कि चलिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास किया जाए। चलिए हम भी प्रयास कर ही रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक डिस्कशन जो है प्रोवाइड किया जाए, लेकिन बहुत अधिक वीडियो लंबा बन जा रहा है, अपलोड करने में भी दिक्कत होता है क्योंकि उतना स्पीड तो है नहीं, समझ ही पा रहे होंगे इंटरनेट का। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? उत्तर हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 48 का ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फुलेरिन्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो ये हमारा बेल धातु हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए इसका डिस्कशन आपको मिल जाएगा अगर आप तैयार होते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप पे 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिखिए, आपको 149 रुपये का पेमेंट करना होगा और आपको बिहार दरोगा का जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसमें PDF अपलोड हो रहा है, डेली एक एक सेट आराम से सेट भी लगाइए और आराम से खुद से डिस्कशन को पढ़ते चलिए, वो और बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो करिए जल्दी जल्दी, तभी आप यहाँ पे ज्वाइन हो पाएंगे। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर जो है किसके कारण होता है? तो हमारा यहाँ पे एस्बेस्टस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। संसद की प्राक्कलन समिति पूछ रहा है तो स्थायी होता है। आंसर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुन करके बताना है। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश जो है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, जो कि यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ये हमारा मैथ्स का प्रश्न, इसको हम छोड़ते हैं। जीके जीएस देखेंगे, है ना। आगे है निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन जो है नहीं होता है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किस की मात्रा करना होता है, यानी किसकी मात्रा जो है कम करना होता है? तो ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो PDF आपको मिलेगा, परेशान मत होइए, बस आप टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए। ऊर्जा का स्तूप जो है पिरामिड होता है तो हमेशा ये सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ की काष्ठ का उपयोग होता है? तो विलो पेड़ का यहाँ पे प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सभी को पता है। आपका ऑप्शन नंबर, इसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है, यानी नीलम्बो न्यूसिफेरा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। जीव विज्ञान के पिता कौन होते हैं दोस्त, कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक कूट फल है? तो देखिए सेब और काजू जो है कूट फल होता है, सेब और काजू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कीट बक्सी पादप का उदाहरण है? तो ये हमारा हो जाएगा नेपेंथीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेपेंथीज। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त जो है 1813 के चार्टर एक्ट का अंग जो है नहीं था? तो पूछ रहा है कौन नहीं था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके? तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा डिस्कशन भी कम दिया है 50 के बाद, मतलब 2-2 4-4 लाइन में है। निम्न में से कौन सा नियम जो है रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चन का ज़्यादा है डिस्कशन। ठीक है, निम्न में से कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति जो है कार्य करता है? तो वैक्यूम क्लीनर ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन ऑप्शन नंबर बी।
पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला कि ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है, उसका शीर्षक जो है दोस्तों हमारा आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व जल दिवस की बात करते हैं तो 22 मार्च को मनाते हैं, और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ जो है निम्न में से किस फसल के लिए उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतरा के लिए। किसके लिए? संतरा के लिए। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन जो है कब किया गया था? तो ये जो किया गया था 1988 में। क्या हो जाएगा? 1988, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेफा का फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखिए आपका फुल फॉर्म का भी क्वेश्चन एक आएगा तो ये भी आपको याद रखना है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल जो है निम्न में से किस से यानी घरेलू पशु संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर देखिए पशुओं की जो रेड सिंधी है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा घरेलू यानी गाय से संबंधित है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे गाय उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। बोल रहा है कि लोनावला जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है? लोनावला। तो इसका देखिए उत्तर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में लोनावला आपका यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट हमारा आगे प्रश्न क्या है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनाईमुड़ी। क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। ये सब रीजनिंग का प्रश्न है, कुछ कुछ छोड़ देते हैं ये सब, ठीक है। आगे ये सब लग रहा है वही है। ये रहा 91 नंबर, 93 नंबर है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग जो है HCl स्रावित करता है? तो ये करता है आपका अमाशय। कौन करता है? अमाशय। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ये सब देख रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग का प्रश्न दे दिया है। तो अब यहाँ से ये सब समाप्त होता है। कुछ आगे क्वेश्चन है जीके जीएस का, जैसे ये हमारा है 100 नंबर। बोला कलोल पावर जो है विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। तो दोस्तों हमने इसका बहुत अच्छा खासा डिस्कशन किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है जो आखिरी का प्रश्न है, जैसे करीबन 30-35 तो क्वेश्चन मैंने सिर्फ आंसर ही बता दिया है। तो आराम से वीडियो देखे होंगे आपने, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।